पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के 15 विधायकों की सदस्यता को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है और इसे लेकर तरह तरह के मैसेज वायरल किए जा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 और कांग्रेस के 6 विधायकों पर खतरे की तमाम तरह की सूचना को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से इन मैसेज को फैलाया जा रहा है। दरअसल में ये पूरा मामला किस प्रकार से आगे बढ़ा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता पर खतरा है। इसके बाद ये मामला जबरदस्त सोशल मीडिया पर छा गया। इसी बीच ये पूरे मामले को लेकर, हालांकि इस मामले को लेकर इसलिए जल्दबाजी है क्योंकि जिन 6 कांग्रेस के विधायकों का जिक्र किया जा रहा है उनका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के जिन 9 विधायकों की बात की जा रही है उनका मामला भी विधानसभा में है। ये पूरा मामला कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोग, हालांकि ये प्रमाणिकता भी नहीं है वो लोग कौन हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बार बार इस चीज को वायरल किया जा रहा, टैग किया जा रहा है कि भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यता खतरे में है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसी तरह से कांग्रेस के भी 6 विधायकों को लेकर इसी तरह के बयान सोशल मीडिया पर भाजपा विचारधारा से जुड़े लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायकों ने कागजात फाड़े थे, उन कागजों को फाड़ने के बाद उनके खिलाफ एक बाकायदा शिकायत की गई थी, कांग्रेस के मंत्री द्वारा उसकी शिकायत की गई थी और ये मामला विधानसभा स्पीकर के पास विचाराधीन है। इस पूरे मामले को लेकर एक्सपर्ट्स, चाहे वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हो या पूर्व मंत्री हो या विधानसभा में लंबा अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हो, उनका कहना है कि विधानसभा के भीतर विधानसभा अध्यक्ष की असीमित शक्तियां रहती हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां रहती हैं कि किसी अगर विधायक का कंडक्ट सदन के भीतर ठीक नहीं होता, कोई सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उसे नियमों की परिपाटी में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से देश की विधानसभाओं में या लोकसभा में जिस प्रकार से कुर्सियां चलती हैं, जिस प्रकार से धक्का मुक्की होती है या जिस प्रकार से कागजात फाड़े जाते हैं, ऐसे मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं कि चुने हुए विधायकों को ही सस्पेंड कर दिया जाए या बाहर कर दिया जाए। लेकिन अगर नियमों की बात की जाए तो विधानसभा स्पीकर के पास इसमें असीमित शक्तियां हैं, कार्रवाई की संभावना रहती है। लेकिन ऐसा आज तक हिमाचल प्रदेश में या दूसरे राज्य में बेहद कम इस प्रकार की वारदातें देखने को मिलती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अक्सर में बयान इसलिए दिया क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा की तरफ से बार बार बयान आ रहा था कि अभी हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, सरकार चलेगी नहीं, ये सरकार गिर जाएगी। इसमें जिस प्रकार से हर्ष महाजन का बयान आया है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, इन बयानों का काउंटर अटैक देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार की बयान भाजपा के लोग दाग रहे हैं उन्हें स्मरण करना चाहिए कि 9 विधायकों की सदस्यता को लेकर या उनके कंडक्ट को लेकर जो कंप्लेंट हुई है उसका मामला विधानसभा स्पीकर के पास भी अभी विचाराधीन है। उधर कांग्रेस की बात करें, क्योंकि भाजपा भी बार बार कांग्रेस के 6 विधायकों पर बात कह रही है, 6 मुख्य संसदीय सचिव जिन्हें लाभ का पद दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई है। इस पूरे मामले की हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन इस पर अभी फैसला रिजर्व कर दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर इन 6 विधायकों की सदस्यता को लेकर भी जबरदस्त मोर्चा खोल दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इन दोनों अगर बातों को जोड़ा जाए, सीपीएस को लाभपद बताते हुए मामले की हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, इसमें अब सिर्फ हाई कोर्ट का फैसला आना है। लेकिन इस फैसले के आने से पहले ही अब जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार का सोशल मीडिया पर जिस प्रकार के बयान घूम रहे हैं, जिस प्रकार की पोस्टें डाली जा रही हैं, उससे यह माहौल पैदा कर दिया कि कांग्रेस के 9 विधायकों पर खतरा है, भाजपा के 6 विधायकों पर खतरा है, जबकि ये दोनों ही मामले अलग अलग हैं। एक विधानसभा स्पीकर के पास विचाराधीन है भाजपा के 9 विधायकों का, और कांग्रेस के 6 मुख्य संसदीय सचिवों का मामले की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया है, किसी भी समय यह फैसला आ सकता है। अब ये हाई कोर्ट से फैसला आना है कि उन विधायकों को अनसीट किया जाता है या उन विधायकों की सिर्फ सीपीएस का पद समाप्त होता है, लेकिन इससे पहले ही जल्दबाजी में ये बयान आने शुरू हो गए हैं। बहरहाल
इस पूरे मामले को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर पूरे मामले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के बयान के बाद ये मामला गरमाया है, जिसमें उन्होंने भाजपा के 9 विधायकों की सदस्यत्व को खतरा बताया था। पेंशन में अनुबंध कार्यकाल जुड़ जाने के बाद कर्मचारी कंफ्यूज है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करते हुए वित्त विभाग ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए उनके अनुबंध का सेवा काल भी जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा वित्त विभाग ने एक प्रोफार्मा जारी किया था और इस प्रोफार्मे को भरने के सभी कर्मचारियों को विकल्प दिए थे। लेकिन इसमें साफ तौर पर वित्त विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब विकल्प बदला नहीं जाएगा, यानी कि जो विकल्प पहले कर्मचारियों ने ओपीएस का दे दिया वो एनपीएस में नहीं आ सकते, जिन्होंने एनपीएस का दे दिया है वह ओपीएस में नहीं आ सकते। लेकिन इस विकल्प की मनाही के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि ओल्ड पेंशन बहाली के दौरान दिए गए विकल्प को बदलना यहाँ पर बिल्कुल स्वाभाविक होता है, क्योंकि बहाली के दौरान ये नियम स्पष्ट था कि 10 साल की नियमित सेवा काल पूरे करने वाले कर्मचारी ही ओल्ड पेंशन का हकदार होगा। ऐसे में ऐसा कौन कर्मचारी बेवकूफ़ होगा जिसका कार्यकाल रेगुलर, जिसकी सेवा 10 साल की नहीं होगी, उसका अनुबंध का 2, 3, 4 या 5, 6 साल का कार्यकाल होगा? क्या वह कर्मचारी उस समय ओपीएस का विकल्प दे सकता था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे अपनी भविष्य की योजनाओं के तहत एनपीएस का ऑप्शन देना था। चूंकि अब सरकार ने अनुबंध कार्यकाल जोड़ने का एक चिट्ठी जारी की, आदेश जारी किया, सैद्धांतिक फैसला लागू कर दिया है, इस कारण अब और विकल्प यहां पर एक बार फिर मिलना चाहिए। इसे लेकर तमाम कर्मचारी ये डिमांड कर रहे हैं कि उन कर्मचारियों को अब ये विकल्प दिया जाना चाहिए कि अपना विकल्प बदल सकते हैं। बेशक इसकी एक बारी सुविधा दी जाए, विकल्प बदलने का एक बारी ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि एनपीएस से बेहतर विकल्प यहाँ पर एनपीएस से बेहतर विकल्प वित्त विभाग ने जो ऑर्डर जारी किया है उसमें विकल्प बदलने को मना कर दिया है। इससे कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, हजारों कर्मचारी परेशान हैं, विकल्प बदलने की मांग हो रही है। और इस पूरे मामले को लेकर जब हमने वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार से बात की तो उनका कहना था कि अभी तक इस मामले को लेकर किसी कर्मचारी ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, अपनी मांग को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कर्मचारी इस प्रकार का मुद्दा लाता है कि जब यह विकल्प दिया गया था तो उन्होंने अपना इसलिए एनपीएस चुना क्योंकि तब उनका सेवा काल 10 साल पूरा नहीं हो रहा था, ऐसे में ओपीएस का ऑप्शन देने का कोई लॉजिक नहीं बनता था। इसके चलते देवेश कुमार ने कहा कि अब यह मामला रिप्रेजेंट होता, कोई कर्मचारी वित्त विभाग को लिखित तौर पर इसकी डिमांड करता है तो जरूर इस मामले में विचार किया जाएगा, जरूर इस मामले में सरकार के ध्यान में लाया जाएगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अब विकल्प बदलने से हजारों कर्मचारियों को इसका लाभ होगा जिनका पहले सेवा काल नियमित रूप से 10 साल का नहीं था। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट है, वे अपना मामला वित्त विभाग के पास रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर यह है कि उनके एरियर के लिए सालाना 900 और डीए के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव यहां पर वित्त विभाग की तरफ से दिया गया है और अगले 5 साल के दौरान 9000 करोड़ कर्मचारियों का एरियर यहां पर दिया जाएगा, जिसमें वेतन का एरियर है, डीए का एरियर है। और ये बड़ा खुलासा वित्त आयोग को दी गई प्रेजेंटेशन में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने दिया है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने छठे वेतन आयोग के एरियर को 5 साल में देने का रिकमेंडेशन दी है। डीए पर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को 50% डीए दे चुकी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी 38% डीए मिला है, लिहाजा 12% दे डीए को भी किस्तों में देने का जिक्र किया गया है। और ये जिक्र अपनी प्रेजेंटेशन में जो वित्त विभाग ने या हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो वित्त आयोग को अपनी प्रेजेंटेशन दी है उसमें यह साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार की कमिटमेंट डीए और एरियर की है और अगले 5 साल में यहाँ पर 50,000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को भी करने का आग्रह किया गया 5 साल के लिए, यानी कि सालाना 10,000 रुपये दिया जाए। इसमें कर्मचारियों के डीए और एरियर
एरियर का जिक्र किया गया है। कर्मचारियों को जिस प्रकार से यहाँ पर 6 पैक मिशन हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया था, 1 जनवरी 2016 से उन्हें बढ़ा हुआ वेतन जरूर दिया गया था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट 22 में किया गया था। अब ये जो पिछला बढ़ा हुआ वेतन था, इसका 9,000 करोड़ का एरियर वेतन और डीए का बन गया है। इसके अलावा 12% डीए जो हिमाचल प्रदेश ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा है कि ये किस्तों में हम डीए अपने कर्मचारियों को देंगे, और एरियर सालाना 9,000 करोड़ कर्मचारियों को देंगे, 900 करोड़ कर्मचारियों को देंगे, माफ कीजिएगा। इस पूरी राशि को लेकर 1800 करोड़ सालाना डीए का और एरियर का। हालांकि इसमें सालाना देखा जाए तो ये राशि करीब 2100 करोड़ की बनती है, क्योंकि 1800 करोड़ अगर यहाँ पर कर्मचारियों को एरियर का देना है, इसके अलावा अगर उन्हें 200 करोड़ लमसम डीए का सालाना देना है, 100 करोड़ के ऊपर दूसरे तमाम वित्तीय लाभ कर्मचारियों के बन जाते हैं। इसका बाकायदा प्रेजेंटेशन में जिक्र किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सभी लाभ देने के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार, क्योंकि वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों ने सरकार के अधिवक्ताओं के साथ मंत्रणा करने के बाद यह फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से पारित हो रहे आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को अनुबंध कार्यकाल से रेगुलर कर्मचारियों के बराबर तमाम उन्हें जितने भी उन्हें वहां पर चाहे वित्तीय लाभ हैं या प्रमोशन के लाभ हैं, इंक्रीमेंट के लाभ हैं, पदोन्नति के लाभ हैं, तमाम उन्हें लाभ उस डेट से मिल रहे हैं। ये बड़ा जिस प्रकार से चाहे ताज मोहम्मद का केस हो या जितने भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में केस हुए हैं, उसमें कर्मचारी स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दिक्कतें हिमाचल सरकार की भर्तियों में थी, उन्हें नियमों के अनुसार भर्ती नहीं किया गया। इसमें कर्मचारियों का क्या दोष है, क्योंकि कर्मचारियों का ये कहना है कि जिस डेट को उन्होंने ज्वाइनिंग दी, उन्हें वरिष्ठता का लाभ उसी डेट से मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने माना कि बिल्कुल कर्मचारियों की जायज़ मांगे, कर्मचारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ताज मोहम्मद के केस के बाद तमाम कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं और केस जीतकर वापस आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों को करीब 1000 करोड़ दे चुकी है, और मोटे अनुमान के अनुसार जितने भी हाई कोर्ट से पारित होकर आदेश आ रहे हैं, उन्हें 10,000 करोड़ राज्य सरकार को देना पड़ेगा। अपनी इस वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों ने सरकार के अधिवक्ताओं के साथ या लीगल डिपार्टमेंट के साथ मंत्रणा करने के बाद यह फैसला लिया है कि इसमें ठोस पिटीशन बनाई जाएगी, हाई कोर्ट से पारित हो रहे तमाम आदेशों का हवाला दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला दिया जाएगा, और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इस पर राहत मांगी जाएगी कि कम से कम कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लागू किया गया है, जो वेतन भत्ते थे या जो इसमें पदोन्नति के नियम थे, उन्हें लागू रखने की यहाँ पर पूरी तरह से राहत दी जाए। लेकिन इसके विपरीत कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार अपने खर्चों में बिल्कुल कटौती नहीं करती, चाहे वो तमाम तरह की जिस प्रकार की हिमाचल प्रदेश में रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, या फिर जिस प्रकार से यहाँ पर सीपीएस के पद क्रिएट किए गए हैं, जिस प्रकार से खर्चों पर कटौती नहीं की गई है। लेकिन जब कर्मचारियों की बात आती है तो इस प्रकार की बातें होती हैं। लेकिन सरकार के लिए भी संकट की बात यह है कि यहाँ पर खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। बहरहाल अगली खबर का रुख करें तो छात्राओं से छेड़छाड़ करने पर टीचर्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एक बार फिर अपनी पुरानी एडवाइजरी को जारी कर दिया है। हालांकि एडवाइजरी पुरानी है, लेकिन जिस प्रकार से कांगड़ा, मंडी, शिमला बड़े स्तर पर केस सामने आ रहे हैं और 30 बच्चियों के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले यहां पर आ चुके हैं, इसके चलते अब शिक्षा निदेशालय एक बार फिर जाग गया है और अपनी एडवाइजरी को फिर जारी कर दिया, और इस पर साफ तौर पर कहा गया है कि अब शिक्षा निदेशालय के अधिकारी स्कूलों में जाकर रैंडमली जांच करेंगे, इन स्कूलों में जाकर जागरूकता करेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे। छेड़छाड़ के आरोप अगर सही पाए गए तो शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने इस पूरे मामले पर हिमाचल दस्तक से कहा कि स्कूलों में गठित सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी को भी हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इस तरह के मामलों की एफआईआर दर्ज करवाने के भी निर्देश कमेटी को जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में छेड़छाड़ के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यूं कह रहे हैं कि दबे हुए मामले बाहर आने लगे हैं। इस महीने करीब 30 स्कूल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लग चुके हैं। इन
कुछ शिक्षकों ने, हालांकि ये बड़ी बात है कि इसमें इक्का दुक्का टीचर शामिल हैं, अगर ये स्लिपता भी उनके आगे जाकर अगर प्रमाणित होती है तो इक्का दुक्का टीचर्स इसमें शामिल हैं, लेकिन इसकी एवज में हिमाचल प्रदेश के 80,000 शिक्षकों को बदनाम करना, उन्हें शक के नज़र से देखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शिक्षा के मंदिर को पवित्र रखने के लिए हिमाचल प्रदेश के टीचर्स का भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। चाहे जितनी मर्जी विपदाएं आए, टीचर्स हमेशा अपने बच्चों के लिए एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ये 2-3 स्कूलों में जिस प्रकार के मामले आए हैं, इसके चलते अब पूरा शिक्षा जगत, या यूं कहें कि तमाम हिमाचल प्रदेश के टीचर्स आहत हैं कि इक्का दुक्का टीचर्स के चलते पूरी कौम को बदनाम होना पड़ रहा, तमाम टीचर्स को ये बदनामी का दंश झेलना पड़ रहा। इसलिए ज़रूर एक सोच समझ के जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये बातें उजागर की जा रही हैं, 1-2 टीचर्स के लिए 80,000 टीचर्स पर सवाल खड़े करना यहाँ पर गलत है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर राज्य सरकार से जारी निर्देशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि ऐसे टीचर्स के खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर 4 छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले टीचर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में सरकारी प्राइमरी स्कूल में 4 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी हेड टीचर हरीश को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबन की सजा सुनाई है। एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्टी डायरेक्टर मंडी ने आज इसे लेकर अपने आदेश जारी कर दिए, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी और सस्पेंड टीचर का हेडक्वार्टर ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस गोपालपुर भामला में फिक्स कर दिया है। इस केस में पुलिस ने पहले ही पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में है। 3 दिन के पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को पिछले कल ही 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने भी अपने स्तर पर इस केस की जांच करवाने का फैसला लिया है। पुलिस अब आरोपी का मोबाइल लेकर जांच को आगे बढ़ाएगी। 4 नाबालिग छात्राओं ने टीचर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए थे। आरोपी टीचर 51 साल का है, वह मंडी के लड़भड़ोल क्षेत्र से संबंध रखता है। हरीश दिसंबर 2021 से उसी स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं जहां पर इन बच्चियों से छेड़छाड़ की गई थी। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर बड़े सवाल उठाए। प्रेस वार्ता का आयोजन कर उन्होंने सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुकी है। हिमाचल में आम जनता का सरकार से भरोसा उठ चुका है। 17 महीनों में 300 से ज़्यादा बलात्कार और 150 से अधिक हत्या के मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। बिलासपुर गोलीकांड पर जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे को पुलिस जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है। सरकार का संरक्षण होने के कारण पुलिस दबाव में काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को भी भाषा पर संयम रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की फजूल खर्ची पर भी जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास विधायकों को CPS बनाकर अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए बजट है, लेकिन प्रदेश में नया दौर और व्यवस्था परिवर्तन के होर्डिंग लगाने के लिए भी ढेरों पैसे हैं, मगर मात्र 80 लोकतंत्र प्रहरियों को चंद पैसे देने के लिए, उन्हें सम्मान देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के बजट नहीं है। यहाँ बात पैसों की नहीं पर नीयत की है, जयराम ठाकुर ने कहा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी थोपकर लोकतंत्र का गला घोंटने वाली पार्टी आखिर उन लोगों का सम्मान कैसे कर सकती है जिन्होंने देश को एक परिवार की तानाशाही से मुक्त करवाया था। आज कांग्रेस की नेत्री विप्लव ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद विप्लव ठाकुर आज देहरा पहुंची। यहां वह काफी आक्रामक दिखी। उन्होंने जसवा परागपुर से निर्दलीय प्रत्याशी रहे संजय प्रासर से भी मंत्रणा की और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का आग्रह किया। इसके अलावा विप्लव ठाकुर ने होशियार सिंह को घेरते हुए कहा कि इन्होंने किसी लालच व दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया। वहीं होशियार सिंह को मुंबई से आया हुआ है और उनका नादौन में मायका है, लेकिन यहां पर स्पष्ट करें कि होशियार सिंह कहां है, उनका बिजनेस कहां है, उनकी शिक्षा दीक्षा कहां हुई, उनका कारोबार कहां। इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए विप्लव ठाकुर ने होशियार सिंह के चुनाव लड़ने के लिए अपना पैतृक गांव याद आने की बात का भी जिक्र किया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सीधी लड़ाई देहरा की बेटी बनाम धरती पुत्र को लेकर शुरू हो गई है। अगली खबर का यहां पर रुख करें
अगली खबर का यहाँ पर रुख करें तो देहरा में शांता कुमार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी देहरा के रण में कूद आए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने इस चुनाव के बीच पूरी तरह से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने देहरा का टिकट दिया वह एक परिवारवाद का बढ़ावा है। उन्होंने बड़े स्तर पर कहा और उन्होंने जिस प्रकार से केंद्र सरकार, जिस प्रकार से नई केंद्र सरकार बनी है, उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की खूबी है। शानदार तरीके से यहाँ पर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता भी सौंप दी और साथ में विपक्ष को भी जिंदा कर दिया। ये एक बड़ा यहाँ पर शांता कुमार ने कहा कि एक जबरदस्त तरीका है जिस प्रकार से लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के साथ साथ विपक्ष को भी जिंदा कर दिया। बहरहाल अगली खबर का रुख करें तो यहाँ पर साफ तौर पर अब जिस प्रकार से परिस्थितियाँ सामने आने लगी हैं, धीरे धीरे टीचर्स के तबादलों को लेकर जिस प्रकार से चाहे तबादलों के मामले हो, वित्तीय लाभ हो, हाई कोर्ट का जिस प्रकार से रुख किया जा रहा है, अब हाई कोर्ट ने एक आज बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि तथ्य छुपाकर तबादला देशों को, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने तथ्य छुपाकर तबादला देशों को चुनौती देने वाली याचिका को 20,000 रुपये कोस्ट सहित खारिज कर दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने राजकीय प्राथमिक पाठशाला संसारपुर टेरिस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में तैनात CST की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी ने अपनी व्यथा साफ नीयत से कोर्ट के समक्ष नहीं रखी। कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी प्रार्थी को कोर्ट के समक्ष अपनी व्यथा रखनी हो तो मामले से जुड़ी हर बात कोर्ट के समक्ष रखते हुए इस पर फैसला कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट से तथ्य छिपाने का मतलब है कि वादी बद नियत से अपने हक में अदालत को गुमराह करने हेतु फैसला चाहता है। कोर्ट ने पाया कि प्रार्थी पिछले 30 वर्षों से 12 किलोमीटर के दायरे में नौकरी करती थी और जब उसे मौजूदा स्कूल से महज 12 किलोमीटर दूरी पर भेजा गया तो उसने ये बात छुपाते हुए तबादला देशों को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को छिपाने की वजह से उसे हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए तबादला देशों पर रोक लगा दी थी। प्रार्थी का आरोप था कि उसका तबादला DO नोट पर आधारित था और उसे मौजूदा स्थान पर 3 वर्ष के सामान्य कार्यकाल पूरा करने से पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। सरकार ने प्रार्थी की सेवा से जुड़ा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जिसमें बताया गया कि प्रार्थी ने 30 वर्षों की सेवा में महज 5 साल 8 किलोमीटर के दायरे में ही और वह भी उस केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्मचारी अपना तबादला देशों को भेदभावपूर्ण और मनमाना पाते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है और हाई कोर्ट का भी ये नियत कर्तव्य है कि प्रार्थी की याचिका पर अपना फैसला सुनाए। ये दूसरा पहलू है कि निर्णय प्रार्थी के पक्ष में आता या नहीं आता। पहला पहलू ये है कि कोर्ट सामान्य तौर पर उन तबादला देशों में दखल देता है जिन्हें कर्मचारियों को 3 से 5 वर्ष के सामान्य कार्यकाल पूरा किए बगैर ट्रांसफर कर दिया जाता है, परंतु इसके लिए संबंधित कर्मचारी को अपनी सेवा काल का पूरा ब्यौरा कोर्ट में रखना चाहिए ताकि कोर्ट को लगे कि स्थानांतरण आदेश ना तो प्रशासनिक जरूरत है और ना ही जनहित में जारी किया गया है, बल्कि सरकार ने इसे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर जारी किया है। तभी हाई कोर्ट इस संबंध में दखल दे सकता है। अदालत कम से कम वादियों को यही अपेक्षा करता है कि कोर्ट के समक्ष सभी तथ्य बिना छुपाए रखे जाएं ताकि मामले में सही निर्णय दिया जा सके। यानी कर्मचारी झूठ ना बोलें, जब भी कोर्ट में जाएं तो वो साफ कहें कि उनका उस क्षेत्र में कितने समय का कार्यकाल है और जो सरकार की एक पॉलिसी है कि आपको 30 किलोमीटर के रेडियस में सरकार ने एक व्यवस्था दे दी है, उसको छुपाने का प्रयास ना करें। एक बड़ा मामला है और हाई कोर्ट ने तमाम कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी नसीहत दी है कि आप तथ्य न छुपाएं, आप सच बोलें। हाई कोर्ट में फैसला पक्ष में आता है या खिलाफ आता है ये आप अदालत पर छोड़ दीजिए, लेकिन आप अदालत को गुमराह न करें। इसी के चलते इन तबादला देशों को लेकर एक महिला टीचर थी जिसके तबादला देशों को लेकर कॉस्ट भी लगाई गई, यानी कि जुर्माना भी लगाया गया। हाई कोर्ट का वक्त जाया करने, सरकार का वक्त जाया करने, कोर्ट को गुमराह करने, इसके चलते ही हाई कोर्ट ने यह कॉस्ट भी लगाई है।
क्राइम की खबरों की बात करें तो युवक ने खुद के अपहरण की साजिश रची। ये काफ़ी सोलन जिला के शहर का ये मामला। सोलन शहर के एक युवक ने अपने अपहरण की साजिश रचकर परिजनों से पैसे ठगने का प्रयास किया। अभय गोयल निवासी कथेड़ बाईपास ने पुलिस को शिकायत दी कि 23 जून को उसके भाई अमन के मोबाइल नंबर से उसके एक दोस्त के व्हाट्सएप मोबाइल ग्रुप पर मैसेज आया कि अमन गोयल, जो कि उनका भाई है, अमन गोयल के पिता को बता दें कि अमन उनके पास है, उसे किडनैप कर लिया गया है और अमन के पिता को बता दें कि 1 घंटे के भीतर 1 लाख रुपए बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। इसी बीच उसका एक फ़ोटो भी भेजा गया जिसमें उसे बेसुध दिखाया गया था। अमन एक बेकरी में दुकान करता है। वह सुलनी मेले के लिए अकेला घर से निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से युवक की लोकेशन का पता किया गया। पुलिस ने अमन गोयल को हरियाणा क्षेत्र के शाहपुर के समीप बने गुरुद्वारे के पास सड़क से अकेले बरामद किया। पूछताछ के दौरान अमन गोयल ने बताया कि वह बेकरी में काम करता है। बिजनेस की कार्यशैली से वह बेहद परेशान था। उसका परिवार के साथ भी मनमुटाव चल रहा था। पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। इस पर उसने अपने परिवार से पैसे ऐंठने के लिए अपनी ही किडनैपिंग की झूठी एक साजिश रची। अकेले ही बस द्वारा कालका पहुंच गया। उसके बाद कालका बस स्टैंड पर बने वॉशरूम में गया, अपनी सेल्फी खींची और उक्त फोटो को अपने मोबाइल नंबर से अपने भाई अभय गोयल को भेज दिया और कहा कि उसे किडनैप कर लिया गया है। उसके बाद वह बस से बैठकर शाहपुर पहुंच गया। शाहपुर यानी कि हरियाणा के शाहपुर पहुंच गया। इस पूरे मामले को लेकर उसे हिरासत में ले लिया गया है। एक और मामला जीवोग्रीम शिमला जिला में अपना ही घर में चोरी का मामला सामने आया, यानी कि मालिक ही खुद चोर निकला। अपने घर में चोरी के बाद एक युवक फरार हो गया। जुब्बल कोट खाई का यह युवक है जिसने अपने घर में चोरी की, उसके बाद भाग गया। इस बाबत पिता हेमराज ने अपने ही पुत्र के खिलाफ ठियोग पुलिस थाना में FIR दर्ज करवाई है। कोटखाई के जिमू नाला का आरोपी हिमांशु ठियोग के शाली बाजार में अपनी दादी के साथ पिछले 5 दिनों से किराए के मकान में रह रहा था। हिमांशु के घूमने जाने के लिए परिजनों से लगातार पैसे मांग रहा था, मगर परिजनों ने पैसे नहीं दिए तो उसने ठियोग की शाली बाजार में दादी की गैर मौजूदगी में घर में तोड़फोड़ की और सोने के जेवरात चुरा कर फरार हो गया। हिमांशु के पिता ने ठियोग पुलिस को इसे लेकर बीती 22 जून को शिकायत दर्ज करवा दी। इस आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। बीती शाम को ASI अंकुश वर्मा की अगुवाई में पुलिस ने आरोपी को शिमला शहर से दबोच लिया। आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जा रहा है। ये काफ़ी विचित्र स्थिति है। एक पैसों के लालच में अपने अपहरण की साजिश रचता सोलन में, दूसरा शिमला में अपने घर में सोने के जेवरात चोरी करता। पैसों की जरूरत, यानी कि आप समझ रहे हैं हमारा सीधा इशारा नशे की तरफ है, इसलिए सतर्कता सभी के लिए बेहद जरूरी है। उधर मंडी जिला की बात की जाए, मंडी के शिमला में MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। उपमंडल सुंदरनगर में MBBS में दाखिला दिलाने के लिए 9 लाख रुपए की ठगी को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस थाना धनोटू की टीम ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी इसमें मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को सुंदरनगर न्यायालय में पेश किया, जहां पर उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शिकायतकर्ता सुनील कुमार निवासी गांव नौलखा डागर कनेर तहसील सुंदरनगर जिला मंडी ने 21 अगस्त 2023 को पुलिस थाना धनोटू में एक शिकायत पत्र दिया था। शिकायत में कहा गया था कि उसकी बेटी ने वर्ष 2001 में नीट की परीक्षा में उसके कम नंबर आए थे। इस पर उसने अपने सुंदरनगर के पुराना बाजार निवासी दोस्त विनोद कुमार से इस पूरे मामले को बात की कि बेटी के नीट में नंबर कम आए हैं, क्या किया जाए। शिकायतकर्ता को विनोद कुमार ने दिल्ली में रहने वाले उसके एक डॉक्टर दोस्त के बारे में बताया और उसकी बेटी की MBBS में किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला दिलाने की जानकारी दी। शिकायतकर्ता ने आरोपी पारुल शर्मा के कहे अनुसार दिल्ली जाने से पूर्व 18 दिसंबर 2021 को स्टडी 7 सीज के खाते में विनोद कुमार के खाते से 2 लाख रुपए एडवांस तौर पर भेज दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि MBBS सीट को लेकर जब कोई भी बात होती नहीं थी तो पारुल शर्मा से विनोद की बात करते थे। इसके उपरांत पारुल शर्मा के कहने पर शिकायतकर्ता ने अपने खाते से 23 मार्च 2022 को 1,08,000
अप्रैल 2022 को 9 लाख और विनोद के खाते से 5 अप्रैल 2022 को 2 लाख, 10 अप्रैल 2022 को 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। शिकायतकर्ता के अनुसार विनोद के कुल खाते से 9 लाख रुपए उसकी ओर से परुल शर्मा के अनुसार खाते पर ट्रांसफर किए गए, लेकिन उसके बाद शिकायतकर्ता की बेटी का दाखिला किसी भी कॉलेज में नहीं हुआ। मामले पर डीएसपी सुंदरनगर भारभूषण ने कहा, आरोपी महिला को पुलिस थाना धनोटू की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत ने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों को संलिप्तता को लेकर आई जांच भी अमल में लाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, क्या वाकई अगर उस बच्ची को एडमिशन मिल जाती तो इस मामले की क्या शिकायत होती? यानी डॉक्टरी जो कि जिसे भगवान माना जाता है, वाकई अगर वह सीट मिल जाती 9 लाख रुपए खर्च करके, तो इस मामले की क्या शिकायत होती? फिर यह मामला उजागर होता? सवाल साफ है। बहरहाल उधर ऊना अस्पताल में निर्माणाधीन भवन में एक वेस्ट बंगाल के मजदूर की लटका हुआ शव वहां से बरामद किया गया। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के निर्माणाधीन भवन में 22 साल के मजदूर, बताया जा रहा कि उसने फंदा लगाया, उसकी हत्या हुई, आत्महत्या की। ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन मृतक की पहचान रफ़ी गुल पुत्र सिरा गुल हक निवासी गायनारी सील डंगा क्लॉथ बाजार सील वेस्ट बंगाल के रूप में की गई है, जो कि पिछले करीब 1 माह से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में रहते हुए मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि रफ़ी गुल मानसिक तौर पर भी परेशान रहता था। रफ़ी गुल रोजाना की तरह बीती शाम क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में काम करने के बाद अज्ञात कारण के चलते फंदा लगा लिया हो, ऐसी सूचनाएं, हालांकि आरंभिक सूचना है। सभी कामगार रफ़ी गुल के फंदा पर झूलते हुए देखा और अन्य लोगों को सूचित किया। साथी कामगार व रिश्तेदारों से बात करने के बाद पता चला कि रफ़ी गुल मानसिक रूप से भी परेशान था। हिमाचल में पंजाब के पर्यटकों की दबंगाई। अब यह मामला धीरे धीरे पंजाब हिमाचल, जिस प्रकार से हिमाचल के वाहनों के साथ वहां पर तोड़फोड़ हो रही है, हिमाचल के लोगों को पंजाब में परेशान किया जा रहा है। दरअसल में कंगना के केस के बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जहर घोलने का काम किया जा रहा है, इसमें जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को पंजाब में दिक्कतें हो रही हैं, जबकि कंगना के केस का हिमाचल वर्सेस पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। आज के वाकये की जिक्र करें तो पंजाब के कुछ पर्यटक थे और जब बस चालक से उनकी मैं तू हो गई तो बस चालक को धमकाने के लिए रिवॉल्वर निकाल ली गई। मामला भुंतर मणिकरण रोड का है। कुल्लू आए पर्यटकों ने एक बस चालक को धमकाने के बाद रिवॉल्वर निकाल दी। पहले बस चालक के साथ पर्यटक बहस करते रहे और बाद में एक पर्यटक ने तैश में आकर रिवॉल्वर निकाल कर उसे डराने का धमकाने का प्रयास किया गया। उसके बाद अन्य साथियों ने भी उसे रोकने की जरूर कोशिश की। इससे पहले पुलिसकर्मी और अन्य लोग इन पर्यटकों को समझाते रहे। बाद में रिवॉल्वर दिखाकर अन्य लोग इधर उधर भाग गए। जानकारी के मुताबिक लोग इन पर्यटकों को भी समझा रहे थे कि यहाँ पर सड़क तंग है, आप गाड़ी को थोड़ा बैक कर लें। यानी कि ये पास लेने के चक्कर में पूरा झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ट्रैफिक जाम भी लग गया। इस घटना से संबंधित वीडियो आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। रिवॉल्वर निकालने वाला पर्यटक और उसके साथी पंजाब नंबर गाड़ी में थे। उस गाड़ी का नंबर भी वीडियो में नजर आ रहा, PB 31/990 गाड़ी का नंबर है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन इस मामले को भी लेके अगर वहां पर सड़क तंग है और जबरन वे पास लेने का प्रयास कर रहा है, वहां पर बस चालक ने पास नहीं लिया, फिर रिवॉल्वर निकाल दी, तो इसमें कंगना का केस कहां से आ गया? इसमें हिमाचल वर्सेस पंजाब कहां से आ गया? ये दोनों राज्यों को यहां पर भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। इसके चलते ये हमारा सभी से आग्रह रहेगा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भड़काऊ पोस्ट को लेकर आप जरूर इसमें इग्नोर करें, इस पर जरूर गौर ना करें। ऊना जिला के बंगाना में 50 साल की महिला को सांप के काटने से उसकी दुखद मौत की सूचना मिली। बंगाना उपमंडल के जसाना पंचायत के गांव दमोड़ में ये मामला सामने आया है। मृतक महिला वहां पर एक काम कर रही थी, जिसका नाम नीलम देवी पत्नी त्रिलोक सिंह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सांप काटता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, ना कि आप किसी तरह के टोटकों में शामिल हो जाएं।
श्रीखंड यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं की यहां पर वापसी हो रही है। धार्मिक श्रीखंड यात्रा के लिए देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश से गुजरने वाली हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा की आधिकारिक रूप से अनुमति नहीं दी गई है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने 140 से अधिक श्रद्धालुओं को वापस लौटा दिया है। अभी भी श्रीखंड जाने की किसी भी सूरत में अनुमति नहीं है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें बाकायदा जबरन वापस भिजाया जा रहा है। एसडीएम निर्मल मनमोहन ने बताया कि पिछले 1.5 सप्ताह के दौरान 2 श्रद्धालुओं और एक स्थानीय व्यक्ति की इस यात्रा में दुखद मौत हो चुकी है। इसमें एक श्रद्धालु हरियाणा, दूसरा यूपी बुलंदशहर और तीसरा स्थानीय व्यक्ति शामिल है। इसे देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है कि किसी भी श्रद्धालु को श्रीखंड की तरफ आगे जाने नहीं दिया जाएगा। जो भी श्रद्धालु आएंगे उन्हें बीच रास्ते से वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया वापस भेजे गए अधिकतर श्रद्धालु गैर हिमाचली यानी दूसरे राज्यों से हैं। एसडीएम ने बताया कि आधिकारिक तौर पर यात्रा 14 से 27 जुलाई तक चलेगी। इस यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आधिकारिक यात्रा से पहले किसी को भी श्रीखंड जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और ऑनलाइन पोर्टल से इसकी परमिशन लेनी होगी। आज पांवटा सिलाई में नेशनल हाईवे पर पहाड़ी दर गई। जिला सिरमौर के सिलाई को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 707 पांवटा साहिब हाटकोटी पर भारी भूस्खलन के चलते यातायात ठप हो गया। पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा, बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आ गए। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं लोग पैदल ही अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुए। बरसात आने से पहले ही हाईवे पर भारी भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बीती शाम को भी नेशनल हाईवे 707 पर सिलाई से करीब 8 किलोमीटर पहले पहाड़ी दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया था। नेशनल हाईवे 707 पर निर्माणाधीन कंपनियों की ओर से की गई कटिंग के चलते, यानी कि जो कि वैज्ञानिक ढंग से कटिंग नहीं की जा रही, उसके चलते ये भूस्खलन हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार नेशनल हाईवे में निर्माणाधीन कंपनियां अवैज्ञानिक तरीके से वहां पर खनन कर रही हैं, भूस्खलन हो रहा है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है जब तक नेशनल हाईवे के निर्माण का कार्य चल रहा है तब से कई बार यहां पर भूस्खलन हो चुका है। इसके चलते कई बार दिन के समय भी हाईवे बंद हो जाता है। मौसम की बात करें, अगले 48 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री की संभावना व्यक्त की गई है और इसके चलते हिमाचल प्रदेश में मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है। और इस अलर्ट के अनुसार 1 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया कि प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त तरीके की बारिश हो सकती है। पहला मानसून है, मानसून की एंट्री है और कई जगह बादल फटने की घटना भी सामने आ सकती